नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। विकास जी, सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब के बारे में जी। पंजाब सरकार और पंजाब के जो राज्यपाल हैं, पिछले दिनों एक उनके बीच विवाद जो था वो पैदा हो गया था। जी बिल्कुल। क्या उस विवाद से संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है या नहीं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले भी भारत जो हिंदुस्तान है, बहुत से राज्य हैं, अलग अलग तरह की सरकारें हैं और जो राज्यपाल होते हैं वो केंद्र की ओर से नियुक्त किए जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो अगर वहां पर कोई इस तरह की गवर्नमेंट हो जो केंद्र सरकार के साथ जिसका मैच ना हो, या केंद्र में जो गवर्नमेंट है उस पार्टी की वो गवर्नमेंट ना हो, तो कई बार इस तरह के संवैधानिक संकट सामने आए हैं, अब तक आते रहे हैं। इससे पहले, बहुत समय पहले की बात है, अगर बात करें तो हमारे कुछ जो दर्शक हैं जिनको पुराना कुछ याद होगा, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव की सरकार थी, उस समय भी वहां पर संवैधानिक संकट पैदा हुआ। जी बिल्कुल। उसी तरह आप अगर इसी क्रम में मौजूदा हालात पर नजर मारें तो थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आप दिल्ली की तरफ देख सकते हैं कि दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका और आम आदमी पार्टी की सरकार का भी काफी देर तक विवाद चलता रहा है और अब भी कभी ना कभी वो उलझ ही जाते हैं आपस में। वही हाल अब पंजाब में भी नजर आ रहा है, होना शुरू हो गया है, कह सकते हैं कि पंजाब में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि लुधियाना में है, वहां के जो उपकुलपति हैं, वाइस चांसलर, उनकी नियुक्ति को लेकर विवाद पैदा हुआ और जो गवर्नर हैं उन्होंने वाइस चांसलर की नियुक्ति को रद्द करने के लिए पंजाब सरकार से कहा और पंजाब सरकार की ओर से ये बयान जारी कर दिया गया कि वाइस चांसलर की जो नियुक्ति है वो बिल्कुल सही है और नियमानुसार ही की गई है। जबकि जितने भी राज्य के विश्वविद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, उन सभी के जो चांसलर होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। ओके। तो राज्यपाल जो हैं वही वाइस चांसलर की नियुक्ति करते हैं। बिल्कुल। और अगर राज्यपाल की यहाँ पर बात को ध्यान से देखा जाए तो उनके अनुसार कुलपति होने के नाते नियुक्ति के लिए वो 3 नाम सिलेक्ट करते हैं। ओके। 3 नाम सिलेक्ट होकर जो राज्यपाल के पास आते हैं उसमें से एक पिक किया जाता है जिसको वाइस चांसलर बनाया जाता है। वो राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि राज्यपाल की मंजूरी के बिना पंजाब सरकार ने वाइस चांसलर के पद पर अपनी मर्जी से सिर्फ एक आदमी का नाम उठाया और उनको वहां पर नियुक्त कर दिया, जिसको चुना उसी को जी अपनी मर्जी से। वहां पर 3 नाम का कोई ऐसा पैनल था नहीं। तो इसी को लेकर विवाद हो गया। ये विवाद थोड़ा सा पहले से भी चल रहा था, जब बहुमत साबित करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्पेशल सेशन बुलाने के लिए, विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने के लिए राज्यपाल को लिखा था, कहा था, और राज्यपाल ने वो मंजूरी नहीं दी थी। बिल्कुल जी। तो ये विवाद तभी से थोड़ा सा चल रहा था, आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा सुलग रहा था। तो ये अब आगे इस क्रम में आगे बढ़ गया। अब उसके बाद जो एक राज्यपाल की ओर से जब इस पर ऑब्जेक्शन किया गया तो भगवंत मान सरकार की ओर से मुख्यमंत्री के नाम से चिट्ठी जारी की गई मीडिया को, जो कि उन्होंने राज्यपाल को लिखी थी। ओके, मीडिया को जारी की गई। जी, मीडिया को जारी की कि ये राज्यपाल को भगवंत मान जी ने, मुख्यमंत्री साहब ने चिट्ठी लिखी है। बिल्कुल। उसमें से जो इंग्लिश की कॉपी थी चिट्ठी की, ओके, वो तो राज्यपाल को पहुंच गई, रिसीव हो गई, उन्होंने उसकी पुष्टि भी की। लेकिन जो मीडिया को जारी हुई, एक पंजाबी की चिट्ठी भी जारी हुई जो कि राज्यपाल को नहीं पहुंची। ओके। उस पंजाबी की चिट्ठी में और उस अंग्रेजी की चिट्ठी में, दोनों में नीचे अंत में भगवंत मान चीफ मिनिस्टर पंजाब, वहां पर उनके सिग्नेचर हैं। लेकिन दोनों चिट्ठियों में, दोनों लेटर्स की लैंग्वेज में बहुत ज्यादा फर्क था।
ओके। और जब पंजाबी की चिट्ठी जारी हो गई उसमें मीडिया में, तो फिर उसके बाद ये पूछा गया कि पंजाबी की चिट्ठी क्यों नहीं पहुंची, तो उसको लेकर काफी विवाद हो गया। देखिए, बात संवैधानिक संकट की आपने पूछी। अगर राज्यपाल और सरकार के बीच तालमेल नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो उलझ जाएंगे, तो सरकार का काम चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सरकार को कई कामों के लिए, बहुत अधिकतर कामों के लिए राज्यपाल की मंजूरी लेनी होती है। और अगर राज्यपाल अपनी बात पर अड़ जाएंगे तो सरकार का काम रुक जाएगा और जन कल्याण की जो योजनाएं हैं या लोगों के जो काम है वो सारे रुक जाएंगे। और इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? आम जनता पर। बिल्कुल। तो इस तरह का संवैधानिक संकट जो है, सरकार को इससे हमेशा बच के रहना चाहिए। बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने। तो अगले मुद्दे पर आएंगे जी। बात करेंगे कि जैसे बीते दिनों काफ़ी ज़्यादा हुई थी ये न्यूज़ कि देश के सभी जो सीबीएसई स्कूल हैं जी, उसमें अगले सत्र से जो प्री कक्षाएं हैं वह शुरू होने जा रही हैं। जी जी। इन कक्षाओं में 3 साल के बच्चे जो है प्रवेश ले सकते हैं। इसके साथ ही दूसरी कक्षा तक के बच्चे, यानी कि 8 साल तक के बच्चे हम कह सकते हैं कि वो भी स्कूल में जाएंगे, उनको खिलाया जाएगा वहाँ पर, खेल खेल के जरिए, मतलब कि उनको पढ़ाई सिखाई जाएगी। जी बिल्कुल। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सीबीएसई जो है अगले सत्र से एक नया पैटर्न लाने जा रही है। एक इस पैटर्न के तहत अभी तो क्या चल रहा है कि प्लेवे स्कूल्स होते हैं या नर्सरी स्कूल्स हैं, प्री नर्सरी स्कूल्स हैं, वहां पर 2.5 साल तक के बच्चे को भी भेज दिया जाता है, उनको पढ़ाना शुरू करा दिया जाता है। एक तरह से बच्चे पर बहुत बोझ है। 2.5 साल का बच्चा कुछ भी नहीं होता, उसको समझ भी नहीं होती किसी भी बात की, तो वो उसको पढ़ना लिखना, दिस इज ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, वो सारा कुछ उनको बच्चों को बताना, ये सारी जो चीजें हैं ये प्राइमरीली स्तर पर हम घर पर या पेरेंट्स भी अपने तौर पर सिखा सकते हैं। लेकिन इस तरह का जो बोझ है वो बच्चों पर बहुत ज्यादा हो जाता है। बच्चे बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन वो डिप्रेस फील करते हैं बिल्कुल सिर्फ पढ़ाई की वजह से। अब जो नया सत्र आने वाला है, उसमें सरकार नया एक पैटर्न ला रही है सीबीएसई के माध्यम से। उसमें ये कहा जा रहा है कि दूसरी कक्षा तक के बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं होगी, उनको होमवर्क भी नहीं दिया जाएगा, ये सबसे बड़ा, ना ही उनके लिए बैग होगा, ये सबसे ना ही बड़ा उनको बैग लेके जाना है स्कूल, ना ही उन्होंने स्कूल में पढ़ना है। जैसे एकेडमिक क्लासेस होती हैं उस तरह से पढ़ाई नहीं होगी, ना ही उनको होमवर्क मिलेगा, घर आके भी कुछ नहीं करना। स्कूल में उनको खेल खेल में ही पढ़ाई के जो तरीके हैं वो सारे सिखाए जाएंगे। तो उनको उस वक्त खेल की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए। और 8 साल तक के बच्चे आप कह सकते हैं, 8 साल के बाद जब बच्चा थोड़ा सा समझदार होना शुरू होता है, थोड़ा सा ऊपर पहुंचता है, अपनी उसकी समझ बड़ी होती है, तब से वो चाहते हैं कि तीसरी कक्षा से जो उसकी पढ़ाई है वो स्टार्ट हो। बिल्कुल। तो ये जो है बहुत ही अच्छा कदम कहा जा सकता है। अब आने वाले समय में बताएगा कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों पर भी और पेरेंट्स पर भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले मुद्दे पर आएंगे, बात करेंगे कि ऋषि सुनक जी जो हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। जी जी जी। आने वाली 28 अक्टूबर को वो शपथ लेने जा रही हैं। इसके बारे में आप थोड़े से विचार। जी, ऋषि सुनक जो हैं वो भारतीय मूल के हैं, जो आपने सुना होगा इन्फोसिस के संस्थापक हैं नारायण मूर्ति जी, वो उनके दामाद हैं। ओके। तो बेसिकली वो भारतीय मूल के हैं और ये एक बहुत ही बड़ा इतिहास रचने जा रहा है कि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर के पद पर पहुंच रहा है या प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। 28 को सुन रहे हैं कि वो सुनने में आ रहा है कि वो शायद शपथ लेंगे, जो किंग चार्ल्स हैं वो उनको शपथ दिलाएंगे पद की और गोपनीयता की। तो इसमें वहां सिस्टम क्या है कि अभी कुछ देर पहले लिज ट्रस प्राइम मिनिस्टर बनी थी। हाँ जी। वो 45 दिन रही हैं प्राइम मिनिस्टर। ओके। तो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उन्होंने जो वायदे किए थे,
जो उन्होंने घोषणाएं की थी वो पूरी नहीं करती हुई नजर आ रही थी, या वो पूरी नहीं कर पा रही थी। उनकी क्षमता से शायद वो बाहर था। इवन कि यहाँ तक कि उनकी पार्टी के जो सांसद हैं वो भी उनके खिलाफ आवाज उठाने लग गए थे। इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। तो उनके इस्तीफा देने के बाद अब जितने भी वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी जो इस वक्त सत्तारूढ़ है, कंजर्वेटिव पार्टी के जितने भी सांसद हैं उसमें से कम 100 सांसदों का, 100 एमपीज का समर्थन चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर बनने की दौड़ में शामिल हो। तो ऋषि सुनक जो हैं वो उनके पास 149 सांसदों का इस वक्त समर्थन प्राप्त है। उनके मुकाबले में बोरिस जॉनसन जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके पास 80s के आसपास समर्थन मिला उनको, लेकिन वो इस दौड़ से इसीलिए शायद बाहर हैं। तो इस दौड़ में अभी फिलहाल तो ऋषि सुनक सबसे आगे चल रहे हैं और फिलहाल अकेले भी हैं। तो इस दौड़ में उनका जो मुकाबला करने के लिए फिलहाल तो कोई भी नहीं है, और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है और हमारी अग्रिम बधाई भी स्वीकार करें। बहुत ही बड़ा एक मौका होगा जब भारतीय कोई होगा, मूल का व्यक्ति किसी देश के प्राइम मिनिस्टर पद पर आसीन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम का समापन अपने आज के विचार से करेंगे। कहा जाता है यदि आप सिर्फ अपना ही ध्यान रखेंगे तो दूसरे आपका ध्यान रखना कम कर देंगे। जी विकास जी। जी बिल्कुल। सिर्फ अपना ध्यान रखना मतलब सिर्फ अपने आप पर केंद्रित होना, कंसंट्रेट सिर्फ अपने पर करना। किसी की तरफ अगर हम ध्यान नहीं देंगे, किसी की तरफ अगर हम तवज्जो नहीं देंगे, दूसरे को निग्लेक्ट करेंगे तो वो भी हमें निग्लेक्ट करना शुरू कर देंगे। इसलिए समाज में रहते हैं हम, सामाजिक प्राणी हैं, तो हमें अपने आसपास भी पूरी तरह से एक दूसरे पर ध्यान भी रखना चाहिए और खुद को भी केंद्रित रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश विदेश के कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।